भारत यानी डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में लोगों के विचारों को सामने लाती मीडिया। आइए जाने इसी मीडिया को और करीब से। रेडियो ज्योतिर्गमय 91.2 पर मैं हूँ श्वेता और ये है बात करने से ही बात बनती है। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास गेस्ट, डेली हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के सीनियर एडिटर प्रताप सोमवंशी। सर, वेलकम टू द स्टूडियो। जी सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी और मुझे पता है कि सब जो सुन रहे हैं इस शो को वो भी जानना चाहेंगे कि आपने जर्नलिज्म क्यों ज्वाइन किया। देखिए, मैं इस देश के एक बहुत छोटे से गांव से आता हूं। जैसे ये देश गांवों का देश है, तो मैं छोटे से गांव से आता हूं, तो हमारे पास जो छपे हुए शब्द हैं वो बड़े कीमती चीजें होती थी। हम सबके घरों में, किसानों के परिवार से आते हैं तो कुछ किताबें होती थी, बड़ी गिनती की किताबें होती थी घरों में। तो उन किताबों में जब हम पढ़ते थे तो हमको लगता था कि इसमें जो लोग लिखते हैं क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो मेरे लिए किताबों में जो लिखे हुए नाम थे वो नाम मुझे बहुत अच्छे लगते थे और मुझे लगता था कि मैं काश कभी ऐसा लिखूं। तो बचपन से मैं ऐसी कोशिशें करता रहता था। मैं पत्रकार बनूंगा या नहीं बनूंगा ये तय नहीं था मैं, लेकिन लेखक बनने का जरूर एक सपना देखता था। जब पढ़ाई लिखाई हुई और मुझे लगा कि हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, और जब आपको लगता नहीं है, आपके आसपास के लोग आपको इसका एहसास कराते हैं कि तुम हाँ अच्छा लिख सकते हो, तो मैंने कोशिश की और मैं इस पेशे में आ गया। तो सर, सिर्फ लेखन की ही चाह रख के आए थे या और भी सोचा था कि किताबें भी और न्यूज़पेपर के थ्रू अपने विचार व्यक्त करेंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सा पूछा कि हम सबसे पहले क्या होता है, जब एक बच्चा सोचता है, अगर 7-8 साल का बच्चा सोचता है तो लिखने को सोचता है। वही बच्चा जब 13-14 साल का होता है तो वो उसकी कुछ संवेदनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, उनको वो अभिव्यक्ति देना चाहता है। वही बच्चा जब 17-18 साल का होता है तो उसके पास कुछ विचार होते हैं, उन विचारों को रखना चाहता है। वही बच्चा जब 20-21 साल का युवक हो जाता है तब वो अपने समाज को समझ लेता है और समाज को के बदलाव के बारे में कुछ करना चाहता है। तो मेरा जो 7-8 साल का बच्चा था और मेरा भीतर का जो 21 साल का युवक था, वो उन सारे 4 प्रोसेस को अखबारों के जरिए या लिखने के जरिए अभिव्यक्ति देना चाहता था। तो अखबारों में काम करने के लिए मेरे भीतर का जो एक्टिविस्ट था उसको भी स्पेस मिलता था, मेरे भीतर के जो इमोशंस थे उसको भी स्पेस मिलता था। और चूंकि जब आप एक समाज में हैं और आप आते हैं तो आप अपने आजीविका के लिए कुछ काम करते हैं, जीने के लिए और अपने वैल्यूज के साथ जीने के लिए। तो मुझे इन सारी चीजों को जोड़ के जो सब अकेला काम लगा, जैसे कॉम्बो ऑफर कहते हैं, तो मेरे लिए ये कॉम्बो ऑफर था कि मैं पत्रकार बनूं और मैं बहुत खुश हूं बतौर पत्रकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए। जी, जर्नलिज्म जो है एक प्रोफेशन है और साथ ही साथ मिशन भी कहा जाता है। तो लिखते वक्त क्या वो प्रोफेशनलिज्म आपके विचारों को रोकती थी या आप आराम से लिख सकते थे? देखिए, बहुत अच्छे से हमको समझना पड़ेगा कि 2 तरह की पत्रकारिता थी। 1947 के पहले की पत्रकारिता और 47 के बाद की पत्रकारिता। 47 के पहले की पत्रकारिता जिसमें महात्मा गांधी को मैं एक पत्रकार मानता हूँ, लोकमान्य तिलक पत्रकार थे, पंडित मदन मोहन मालवीय पत्रकार थे, फिरोज गांधी पत्रकार थे, सब लोग पत्रकार थे, लेकिन ये पत्रकारिता से तनख्वाह नहीं चाहते थे। जी। पत्रकारिता इनके लिए रोजी रोटी का जरिया नहीं थी, बल्कि लोगों तक अपने बात पहुंचाने का जरिया थी। तो आज भी वो जो उनका भाव है वो साझा है। लेकिन जब 47 के बाद ये हमारा अपना देश बना और ये बना कि इसको हम इकाई के तौर पर चलाएंगे, तो इकाई के तौर पर जब चलने की बात हुई तो ये देखना पड़ेगा कि अखबार आप ऐसे चलाएं कि अखबार कल को बंद न हो जाए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि अखबार चलाने के लिए आप इतने सारे समझौते कर लें कि अखबार न रह जाए। तो अब जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी हो गई कि आपको अपने सामाजिक सरोकारों को भी देखना है जी, और अखबार को भी चलाना है। तो ये जो जिम्मेदारी है कि आपके वैल्यूज भी न जाएं और अखबार भी चले। 47 के पहले खतरा नहीं था। मोतीलाल नेहरू को अंग्रेज मना करते हैं, उनको यहाँ छापा डाल देते हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, मैं अखबार बंद कर देता हूँ। पंडित बालकृष्ण भट्ट को सिर्फ 15 रुपया प्रदीप मैगजीन के लिए जुर्माना लगाया गया। उन्होंने कहा मैं विरोध में मैगजीन बंद करता हूँ। लेकिन आज जो ये पूंजी घराने अखबार निकालते हैं, पूंजी का पूरा एक तंत्र है, तो कभी कोई इतना बड़ा बलिदान करने के लिए आएगा नहीं, और मैं उस बलिदान की आज जरूरत भी नहीं समझता हूँ, क्योंकि हम अपने देश में हम अपने डेमोक्रेसी में सुधार के बारे में चीजें कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते कि हम फाइन नहीं देंगे और हम अखबार बंद कर देंगे। तो अब आ गया है कि हाँ, इसको हम ऐसे बनाएं ताकि जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उसको मैं अपने तरीके से जो बता रहा हूँ कि उसके युवा को अपनी बात को कहने का स्पेस मिले, समाज में जो चीजें हैं उसको लाने का मिले, और कारोबार भी चलता रहे। क्योंकि अगर अखबार नहीं चलेंगे, चैनल्स नहीं चलेंगे, टेलीविजन नहीं चलेंगे, तो आने वाले दिनों में जो नौजवान लोग हैं वो यहाँ कैसे आएंगे? क्योंकि कोई आजादी की लड़ाई तो चल नहीं रही है कि वो यहाँ सिर्फ आएं और त्याग करें और चले जाएं। वो जीने आ रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है कि जब वो जीने का रास्ता बनेगा तभी लड़ने का रास्ता बढ़ेगा, और जीने और लड़ने के रास्ते से आगे बढ़ने का रास्ता बनता है। ऐसे ही पत्रकारिता आगे बढ़ेगी।
हम और आप भी आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, जीने और लड़ने की बात सर ने की। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लड़ाई हम लोग सोचते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं जर्नलिज्म की मिशन है, लड़ना है, विचारों को रखना है, लोगों को प्रेरित करना है और सोशल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। लेकिन मिशन से निकलकर ये एक प्रोफेशन और कमीशन पेड न्यूज़ आ गई है, तो ये सब चल रहा है और एक तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो दोनों में बैलेंस कैसे मेंटेन होता है और इसके कारण क्या हैं? देखिए, सबसे पहली चीज, बैलेंस तो समाज मेंटेन करेगा। समाज इस तरह से मेंटेन करता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि पेप्सी के खिलाफ, पेप्सी से ज्यादा विज्ञापन अखबार और टेलीविजन में आपको किसी के दिखते नहीं है। पेप्सी माने कोल्ड ड्रिंक्स। हम पेप्सी को प्रतीक के तौर पर ले सकते हैं क्योंकि वो सारी कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में था। सुनीता नारायण एक एनजीओ कहा जाएगा, CSC सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट का जो सेंटर है, तो उन्होंने एक टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट निकालने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स बिकते हैं हमारे देश में, उसमें कितना पेस्टिसाइड है। अखबार और चैनल उनके मन का चले तो ये खबर न दिखाएं, इस खबर को छापें ही ना, क्योंकि इससे पेप्सी का हित प्रभावित होता है, कोक का हित प्रभावित होता है। लेकिन आप किसी चैनल ने इस खबर को रोका नहीं, जबकि सुनीता नारायण से किसी को 1 रुपया नहीं मिलता, पेप्सी से कई करोड़ मिलते हैं। लेकिन आपको ये लगा कि अगर हम नहीं छापेंगे तो कोई और छाप देगा, कोई और नहीं छापेगा तो कोई और छाप देगा, हमारी साख पे बट्टा लगेगा, कल हमारा अखबार नहीं रहेगा। तो जब इसको अखबार के मालिकों से लेके बड़े संपादकों तक उन्होंने कहा जब ये अखबार ही नहीं रहेगा तो पेप्सी का विज्ञापन लेके क्या करेंगे। तो इसलिए जरूरी है। तो मुझे लगता है कि समाज जो अगर बड़े सवाल, बड़े सरोकार उठाता है तो सब छापते हैं। अन्ना हजारे का जो शुरुआत का मूवमेंट था, बाद की विसंगतियां अपनी जगह हैं। आप देखिए, उसको मीडिया को बहुत बड़ा सपोर्ट देना पड़ा सरकार के खिलाफ। सरकारें नहीं चाहती थी कि इस तरह की चीजें उभर के आए। सरकार कभी नहीं चाहेगी, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, लेकिन वो इसलिए आया क्योंकि कोई अखबार ऐसा नहीं था जो ये उसके खिलाफ जाके ये कह देता नहीं ये फ्रॉड है और ये गलत है। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि अगर समाज में बेहतर चीजें होती रहेंगी, समाज लड़ेगा। आप याद करिएगा, प्रेमचंद और गांधी दोनों एक समय के लोग हैं। जब अच्छा लिखा जाएगा, अच्छा बोला जाएगा, अच्छा सोचा जाएगा, तो इसलिए सिर्फ मीडिया अकेले को कोई समाज की देव इकाई नहीं मानना चाहिए। समाज को मानना चाहिए कि ये जो हम गिरावट की बात कर रहे हैं वो चारों हिस्सों में दर्ज है। अगर समाज में चीजें बेहतर घटेंगी, मीडिया बेहतर चीजें ले चलेगा, तो एक बेहतर समाज बनेगा। जी हाँ, समाज और मीडिया एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर समाज बेहतर है तो मीडिया बेहतर ही होगी। आप सुनते रहिए रेडियो ज्योतिर्गमय 91.2। मैं वापस आऊंगी। पढ़ो और पढ़ाओ। आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी के अपने रेडियो स्टेशन को, जो कि है 91.2 ज्योतिर्गमय। पढ़ो और पढ़ाओ। रेडियो ज्योतिर्गमय 91.2 पर सुन रहे हैं श्वेता को, और ये है बात करने से ही बात बनती है। हमारे साथ है प्रताप सोमवशी, जो कि डेली हिंदुस्तान के सीनियर एडिटर हैं। सर, एक बार फिर से स्टूडियो में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, आप भी खुद अखबार से जुड़े हुए हैं, क्या अखबार में कोई विचारधारा होनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि विचारधारा नहीं होनी चाहिए। विचारधारा इसलिए, एक विचारधारा हमेशा हमारे साथ चलती है, वो है कि हम सच के साथ खड़े हैं जी। इससे बड़ी कोई विचारधारा नहीं होती है। हम सत्य की तराजू लेकर खड़े हुए लोग हैं। हम चाहकर जैसे हम गलत झूठ मिलाते हैं वैसे हम पकड़ लिए जाते हैं, क्योंकि आंखें समाज की देख रही होती हैं। अगर आप देखिए कि किसी घटना में अगर हम उसको तथ्य को तोड़ मरोड़ देंगे, दूसरे अखबार में आएगा या वो कल को चीजें आएंगी, तो चीजें बिगड़ती हैं। तो हम अगर सत्य के साथ खड़े हैं, जो चीजें जेन्युइन है उसके साथ खड़े हैं, हमारी विचारधारा सत्य है। अगर हम कहें ये कारोबार है, जो लोग कहते हैं कारोबार है, मैं कहता हूं चलो कारोबार है, लेकिन ये वो कारोबार है जो सच के साथ किया जाता है। तो अगर सच के साथ आप इस कारोबार को करते हैं तो कहीं कोई गलती नहीं है। तो ये सच का कारोबार है अगर कारोबार है। और वरना अगर आप किसी खास विचारधारा के लिए कह देंगे कि ये दक्षिण पंथ की धारा से जुड़े, वाम पंथ की धारा से जुड़े, किसी एक धारा से जुड़े, तो वो धारा गलत हो जाएगी। क्योंकि हर धारा की, हर विचारधारा की एक सीमा है, हर विचारधारा की एक दृष्टि है। देखिए, दृष्टि और जो वस्तु है उसके बीच में होता है दृष्टिकोण, विजन। तो जो विचारधारा है वही विजन है। तो अगर हम विजन को किसी एक जगह बैठ के देखेंगे तो हमें एक ही तरह की चीज दिखाई पड़ेगी। हमको मूव करते हुए देखना है, घूमते हुए देखना है। यानी हमें अगर किसान की समस्या देखना है तो सरकार की सीमाओं को देखना है। हमें अगर निर्माण देर से हो रहा है और जनता की परेशानी को देखना है तो हमें यह भी देखना है कि उस निर्माण के से जनता को फायदा क्या होने वाला है। तो हमें सारे पहलुओं को देखना है। जब हम व्यवस्था के खिलाफ भी देखना है
और व्यवस्था की बातों को भी देखना है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं। हम चीजों को बनते हुए देश में हैं। हम चीजों को बेहतर बनाने की ओर चल रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं देखेंगे तो हम समाज में कभी भी एक बैलेंस व्यू, कभी भी समाज को एक प्रोग्रेसिव व्यू नहीं दे पाएंगे। लेकिन सर, ऐसे न्यूज़पेपर्स भी हैं जहां बिजनेस हॉन्चोज उनको कंट्रोल कर रहे हैं और वहां पर एक स्पेसिफिक विचारधारा को फॉलो किया जाता है। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो हमेशा ही एक पार्शियल व्यू बताते हैं और जो पढ़ता है उनके दिमाग में भी वही पार्शियल व्यू जाता है। देखिए, ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं और सच है कि इस तरह की स्थितियां हैं देश में, हम उससे मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम कहीं बात करते हैं तो हम बात ये करते हैं कि वहां से चीजें बेहतरी की ओर कैसे जाएं। जो चीजें गलत हैं वो हैं। पेड न्यूज का आपने जिक्र किया है, इलेक्शन में पैसे लेके खबरें छापी गई हैं, एडवर्टोरियल के नाम पे बहुत सारी चीजें छाप दी जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनसे लड़ना जूझना दो तरह से है कि सोसाइटी को ही आगे बढ़ना पड़ेगा कि जो अच्छा है उसको आप रिकॉग्नाइज करें, जो बुरा है उसको आप खारिज करें। क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक, और अगर आप बुरे को ही पहचान देते रहेंगे तो बुरी चीजें और बढ़ती रहेंगी। जब आप अच्छे को आदर देना शुरू करेंगे तो अच्छी चीजें बढ़ेंगी। ये स्थितियां अगर आप लाएंगे तभी जाकर चीजें बेहतर होंगी। क्योंकि अगर मैं ये कहूं कि जो अखबार पेड न्यूज छापता है कि भाई कल से तुम पेड न्यूज मत छापो, इससे पत्रकारिता में गिरावट आती है, वो क्यों मानेगा? जी, तो सवाल ये है कि रास्ता कहाँ बनता है? क्या हम सिर्फ उसकी निंदा करें? उससे भी रास्ता नहीं बनता है। क्या हम निंदा न करें? ये भी गलत बात होगी। यानी हम उसकी निंदा करें लेकिन जो जहाँ चीजें सही हैं उसके साथ खड़े हों। गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, वहीं से अगली बात बनती है। बिल्कुल सर, आपने बेहतरी की बात की तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया भारत में और बेहतर हो गया मीडिया। तो आपको लगता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रसार हिंदी पत्रकारिता के लिए चुनौती है? नहीं, मुझे लगता है कि सारे माध्यम एक दूसरे के पूरक होते हैं। आखिर में आपको चाहिए क्या? सूचना। वो सूचना, एक सूचना आप मोबाइल से लेते हैं, उस सूचना को आप इंटरनेट पे चैट पे डाल देते हैं, मेल पे डाल देते हैं, उस सूचना को आप ब्लॉग पे लिख देते हैं, उस सूचना को आप रेडियो के जरिए बता देते हैं। मेरे पास ज्ञान सूचना आने के अलग अलग स्रोत हैं, बहुत सारे दरवाजे खुल गए हैं। अब किसी भी माध्यम के पास ये चुनौती है अब कि वो मोबाइल की सूचनाओं का इस्तेमाल कैसे अखबार करे, रेडियो की सूचनाओं का इस्तेमाल अखबार कैसे करे, टेलीविजन की सूचनाओं का इस्तेमाल अखबार कैसे करे, ये अखबार को तय करना पड़ेगा। अब अपने मन से खबरें छाप के काम नहीं चलने वाला। ठीक यही चुनौती आ जाती है टेलीविजन के सामने कि वो अखबार की सूचनाओं का इस्तेमाल कैसे करे, रेडियो की सूचनाओं का इस्तेमाल कैसे करे। क्योंकि व्यक्ति की जानने की भूख बढ़ गई है। जब ज्ञान की भूख तब बढ़ती है जब आपके पास ज्ञान एक मात्रा में होता है। सूचना अगर आपको मिल गई है तभी आप अगली सूचना की तलाश करते हैं। तो अब क्या है, मुझे लगता है कि ये आने वाले बहुत बेहतरी के दिन हैं और ये बेहतरी के दिन इस तरह हैं कि लोग और ज्यादा, मेरी जनरेशन का जो नौजवान था, अगर मैं अपने बेटे की जनरेशन देखता हूं तो वो तमाम सारी सूचनाओं में मुझसे कई 100 गुना आगे है। ये इसी टेक्नोलॉजी की देन है। आने वाले दिनों में वो और कई 100 गुना आगे होंगे लोग। तो मुझे लगता है कि ये जो समाज बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वो माध्यम जो अपने आप को समय के साथ अपडेट करेंगे आगे बढ़ेंगे, जो नहीं अपडेट करेंगे वो नष्ट हो जाएंगे। जी हाँ, फिलहाल हम आपको अपडेट कर दें कि आप सुन रहे हैं रेडियो ज्योतिर्गमय 91.2 पर। बात करने से ही बात बनती है। लौटेंगे जल्द ही। पढ़ो और पढ़ाओ। आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी के अपने रेडियो स्टेशन को, जो कि है 91.2 ज्योतिर्गम्य। पढ़ो और पढ़ाओ। रेडियो ज्योतिर्गमय 91.2 पर सुन रहे हैं बात करने से ही बात बनती है। मैं हूं श्वेता और मेरे साथ है प्रताप सोमवंशी जी। सर, हिंदी के अखबार और जो बाकी पत्रिकाएं हैं उनकी स्थिति आजकल क्या है और उनके कंटेंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हिंदी की पत्रिकाओं की बात करें तो जाहिर तौर पे वो पत्रिकाओं के दिन अच्छे नहीं हैं। पत्रिकाओं के दिन अच्छे इसलिए भी नहीं है कि पत्रिकाएं क्या करती थी कि पहले हमारे पास अखबारों में जगह नहीं होती थी, तो अब अखबारों के में बहुत सारे पेज आने लगे हैं। आदमी की अपनी मसरूफियत बढ़ गई है, तो अगर पत्रिकाएं लोग ले भी लें तो बहुत कम लोग हैं जिनके पास पढ़ने का वक्त होता है। लेकिन इसी के जवाब में अगर हम कहें तो अखबारों के प्रसार बहुत कई 100 गुना बढ़ गए हैं। अगर पिछले 25-30 वर्षों में देखा जाए तो पूरे का पूरा जो कारोबार है, अगर हम उसे बाजार की भाषा में कहें तो 4-5 करोड़ रुपए के टर्नओवर का हिंदी मीडिया का कारोबार इस वक्त 5,000 करोड़ से ऊपर का हो गया है। तो 25 से 30 साल में इतनी बड़ी बढ़ोतरी शायद ही किसी पेशे में, शायद ही किसी कारोबार में हुई हो। चूंकि साइज ही बहुत छोटा था तो यहाँ तक बढ़ गया है। लेकिन अगर आप बात करें कि तो हिंदी भी बढ़ रही है, हिंदी के अखबार भी बढ़ रहे
रहे हैं। हाँ, मेरी भी चिंता है कि जो हिंदी में गंभीर किस्म का साहित्य है, हिंदी में जो चिंतन की चीजें हैं, वो चीजें अखबारों में उसकी जगह भी घटी है और पत्रिकाएं उसकी कम हुई हैं। लेकिन आप देखें कि अलग अलग विकल्प आए हैं, ब्लॉग आने लगे हैं, तमाम सारी किताबें बहुत आ रही हैं हिंदी में, सारे बड़े प्रकाशक अपनी किताबों को हिंदी में अनुवाद करके छाप रहे हैं, अंग्रेजी के सारे बड़े लेखकों की हिंदी में किताबें आ रही हैं, हिंदी के लेखकों की किताबें अलग अलग विषयों पे आ रही हैं। पहले हिंदी की किताबें हिंदी के लेखक और टीचर प्रोफेसर लोग लिखा करते थे, अब डॉक्टरों की भी आत्मकथा आके बिक रही है। अल्केमिस्ट जैसी किताब जब हिंदी में आती है तो कमलेश्वर जैसा लेखक अनुवाद करता है और कई लाख प्रतियां बिकती हैं। अनुपम मिश्र जी की किताब है आज भी खड़े हैं तालाब, अभी उसका जो एक दूसरा वर्जन आया पता लगा 3 लाख किताबें वो बिक गई हैं। तो हिंदी में दोनों तरफ की चीजें हैं। तो मैं, आप ये कहिए कि थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक किस्म का आदमी हूँ, अच्छी चीजों को तलाशता रहता हूँ, मुझे लगता है। तो मुझे ये अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं और जब मैं चाहे कैंपस में जाऊं या मैं अखबार के अपने साथियों से बात करूं तो मुझे लगता है कि ये जो बेहतर उदाहरण है समाज के, उनको मैं जरूर सामने रखूं। जो बुरी बातें हैं उनको मैं स्वीकार करूं, लेकिन बेहतर उदाहरणों को सामने रखूं, क्योंकि मेरा काम अगर आपसे मिलना है तो आपको ऊर्जा देना है, न कि आपको थका के चले जाना है कि आप उदास हैं तो और उदास हो जाएं। तो मुझे लगता है कि हम मीडिया के तौर पे भी हमारी जिम्मेदारी है कि हमारा पाठक अगर अखबार पढ़ के जाए तो उसको आगे जीवन में बढ़ने की, जूझने की ऊर्जा मिले, न कि एक थकाता हुआ अखबार, उदास करता हुआ अखबार और एक ऐसा नीरस अखबार हो कि जो अपने पाठकों को 30 दिन में ऐसा करे कि अखबार आए तो बोले भाई संडे है, इसका बंडल मत खोलना वरना ये दुखी कर देगा। मैं आपसे बहुत सहमत हूँ और इनफैक्ट हर घर में हिंदी अखबार तो जाता ही है, चाहे साथ में अंग्रेजी जाता हो। लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि हिंदी अखबार का सर्कुलेशन बहुत है, लेकिन हिंदी अखबार में एडवर्टाइजमेंट इतने कम क्यों हैं? अंग्रेजी में ज्यादा हैं। नहीं, आप इसको दूसरे, एडवर्टाइजमेंट के पैसे कम है, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा है। अगर वही इश्तहार अंग्रेजी के अखबार में जाता है तो कई लाख का होता है हिंदी में। देखिए सारी चीजें हैं, मर्सिडीज का एक विज्ञापन एक बड़े अंग्रेजी अखबार में छपेगा, हिंदी में नहीं छपेगा, क्योंकि उसको अपना मर्सिडीज बेचनी है। उनको लगता है हमारा जो ग्राहक है वो इस अखबार को नहीं पढ़ता है। यहाँ उनको जो महंगे प्रोडक्ट हैं जिनमें बहुत बड़ा पूंजी का खेल है वो वहीं जाके बिकेगा, इनके यहाँ नहीं बिकता है। तो स्वाभाविक तौर पे जो बाजार ये चीजें हैं खरीद पे तय होता है कि यानी अगर कोई विज्ञापन दे रहा है तो उसको उसका लाभ कितना होगा। अभी हिंदी अखबारों में विज्ञापन देने के बाद उनके यहाँ रिस्पॉन्स शब्द होता है, रिस्पॉन्स सेल होती है अखबारों में, कि विज्ञापन के रिस्पॉन्स अगर उस अनुपात में हिंदी अखबारों से बाजार को उतना ज्यादा नहीं मिलता है खरीद की शक्ल में जो अंग्रेजी अखबारों से महंगे प्रोडक्ट बिकने का मिलता है। तो इसलिए जब तक ये स्थितियां रहेंगी तब तक रहेगा। लेकिन हिंदी अखबार मैंने आपको बताया प्रसार से घाटे में नहीं है, पूंजी से घाटे में नहीं है। अगर कोई कहता है कि आने वाले दिनों में ये घाटे में है, कतई घाटे में नहीं है। आपके देश में जो लिटरेसी का रेट है, जो लगातार बढ़ती हुई साक्षरता है, मोबाइल के आने के बाद ज्ञान जानने की, सूचना जानने की जो और बढ़ी हुई भूख है, इंटरनेट के बाद जो जानकारी की बढ़ी हुई भूख है, अपने कैरियर आगे बढ़ने की जो इच्छा है, वो अखबारों को बहुत आगे बढ़ा रही है, उनका काम कारोबार बढ़ा रही है। अब हम पत्रकारों की जिम्मेदारी है कि हम इसकी गुणवत्ता को बढ़ाएं, इसकी क्वालिटी को, गुणवत्ता को, कंटेंट को, इसको आगे बढ़ाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सर, मैं पूछना चाहूंगी कि पत्रकारिता में प्रतिबद्धता का अभाव है या नहीं? प्रतिबद्धता सबसे पहले वैयक्तिक होती है, व्यक्ति की होती है, फिर वो जाके सामाजिक होती है। सबसे पहले वैल्यूज परिवार में आता है, तब जाके वो समाज में बनता है। बच्चा जब जन्म होता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि चींटियों को मत मारो, ये वायलेंस के खिलाफ। बच्चे मिट्टी खा लेता है तो माँ पूछती क्या खाया, बच्चा झूठ बोलता और स्वाभाविक तौर पे कहता है कुछ नहीं। माँ कहती झूठ मत बोलो। तो ये जो वैल्यूज बचपन में माँ सिखाती है, उस वैल्यूज को हम बड़े होते होते छोड़ देते हैं। तो वो वैल्यूज अगर समाज व्यक्ति के तौर पे स्वीकारेगा तभी वो वैल्यूज आपको समूह के तौर पे मिलेंगी। तो वैल्यूज जब समाज में चारों तरफ गिरने लगेंगी तो आप सिर्फ उसे अखबार के जरिए ठीक कर ले, ऐसा नहीं है। अखबार उसका एक बहुत छोटा सा जरिया है। अखबार एक लाउड स्पीकर है, जैसे हम एक माइक पे बात कर रहे हैं और बात रिकॉर्डिंग तक जा रही है, फिर रेडियो के जरिए लोगों तक जाएगी। तो अखबार एक जरिया है कि जो चीजें समाज में घट रही हैं उसको आप छाप के लोगों तक पहुंचाएं। और अगर उसी समाज से हम लोग आए, अगेन जी से बहुत पहले किसी ने कहा कि अब क्या बात है प्रेमचंद जैसे लेखक नहीं है, तो उन्होंने झल्ला के कहा गांधी जैसे नेता कहाँ हैं। तो इसका जवाब ये है कि हम दोनों तरफ से बनाएं,
प्रेमचंद जैसे लेखकों की तलाश करें और हम ऐसे नेताओं को पहचानें जो गांधी की परंपरा को या एक ईमानदार परंपरा को, देश को बढ़ाने वाली परंपरा को के वाहक हों। तो अगर हम ये दोनों चीजें करेंगे तभी जाके जो प्रतिबद्धता है वो आएगी। प्रतिबद्धता कोई कुंजी नहीं है कि आप उसको कहीं से लाएं और किसी दरवाजे को खोल दें और प्रतिबद्धता आ जाए। प्रतिबद्धता परिवार से आएगी, परिवार से समाज में आएगी, उसी समाज से अखबारों में आएगी, और अगर समाज में नहीं होगी, व्यक्ति में नहीं होगी, तो अखबारों में भी नहीं होगी। जी हाँ, हर चीज कनेक्टेड है, यानी कि समाज, मीडिया, वैल्यूज। तो अगर आप हमसे कनेक्टेड हैं तो बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो ज्योतिर्गमय 91.2, पढ़ो और पढ़ाओ। रेडियो ज्योतिर्गमय 91.2 पर आप सुन रहे हैं बात करने से ही बात बनती है, और हमारे साथ हैं प्रताप सोमवंशी जी। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि न्यू मीडिया के आने से पत्रकारिता के अस्तित्व पर संकट पड़ा है या नहीं? बिल्कुल नहीं। आप देखिए ना, अखबारों की संख्या बढ़ रही है, न्यू मीडिया का इस्तेमाल अखबारों में हो रहा है। एक ट्वीट होता है ट्विटर पे, उसको हम कमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एक फेसबुक पे लोग अपनी बात कहते हैं, उसको हम यहाँ छाप देते हैं अखबार में, उसको पढ़ के लोग उनके कैंडल मार्च में और शामिल हो जाते हैं। तो ये देखिए कि जितने नए माध्यम आते जाएंगे, जितनी चीजें आती जाएंगी, टेक्नोलॉजी आपके हाथ में आया हुआ औजार है। टेक्नोलॉजी आपके बंद पड़े घर में खिड़की है, आप उसको खोल के हवा ले सकते हैं, जाली लगा के रखिए वरना मच्छर भी आ जाएंगे। तो आप क्या है, टेक्नोलॉजी को अगर आप समझबूझ के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपके बहुत मददगार है, आपके व्यक्ति के लिए भी, आपके अखबार के लिए भी, आपके समाज के लिए भी। जी बिल्कुल, और मुझे पक्का पता है कि अब आप एक पॉजिटिव रिप्लाई ही करेंगे कि मीडिया का भविष्य कैसा है। मीडिया का भविष्य बेहतर है। मीडिया का भविष्य, जब तक मनुष्य रहेगा, जब तक उसकी जानने की इच्छा रहेगी, तब तक बताने वाले रहेंगे। बताने वाले चाहे मुंह से बोल के बताएं, चाहे लिख के बताएं, चाहे विजुअल में दिखा के बताएं, चाहे इंटरनेट पर लिख के बताएं, चाहे कहीं दर्ज करके बताएं, चाहे भोजपत्र के जमाने में लिख के बताया जाता था या अब SMS के टेक्स्ट से बताया जाता है और अखबारों में छाप के बताया जाता है। तो ये तो कभी भविष्य इसका खतरे में है ही नहीं। सर, नया साल आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, तो हमारे ज्योतिर्गमय के लिसनर्स को आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। बस अपने उम्मीदों को अपने पास सहेज के रखिए, उम्मीदों को फैलाइए, क्योंकि ये उम्मीदें जब आप फैलाते हैं तो तब ये दूसरे को ऊर्जा देती है और खुशहाली देती है। हर व्यक्ति के पास ये एक पूंजी है होप की, जो दूसरे को बांटे। तो क्रिसमस आप मनाएं तो उम्मीदों के साथ मनाएं। नए साल की जब आप लोगों को शुभकामनाएं दें तो उम्मीदों की शक्ल में दें। ये उम्मीदें फैलेंगी तो एक बेहतर हिंदुस्तान बनेगा, बेहतर समाज बनेगा। तो सभी श्रोताओं को मेरी ओर से क्रिसमस की और नए साल की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, एंड सेम टू यू। थैंक यू। आप सुन रहे थे रेडियो ज्योतिर्गमय 91.2, और बात यही है कि होप पे दुनिया कायम है। सुनते रहिए रेडियो ज्योतिर्गमय 91.2, पढ़ो और पढ़ाओ।